गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का लेक्चर है शून्य कोटि की अभिक्रिया। तो इससे पहले मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ अभिक्रिया की कोटि क्या होती है। वैसे तो प्रॉपर लेक्चर बन चुका है अभिक्रिया की कोटि के लिए, तो आप इस लेक्चर को तभी देखना जब आपने अभिक्रिया की कोटि और वेग नियम को देख लिया हो, क्योंकि ये लेक्चर तभी आपको समझ आने वाला है। ओके, तो एक बार फिर से समझ लेते हैं वेग नियम क्या होता है। वेग नियम के लिए पहले आपको एक कंसीडर करनी पड़ती है एक इक्वेशन। ओके, तो वेग नियम के लिए हम कौन सी इक्वेशन मानते हैं, एक सामान्य अभिक्रिया मानते हैं कि एक अभिकारक A है और एक अभिकारक B है। ये दोनों मिलकर के उत्पाद C और D बना रहे हैं। ठीक है, तो आप जानते हो जब ऐसी कोई भी रिएक्शन होती है उसको बैलेंस करते हो आप, तो ये तो हमने कॉमन सी रिएक्शन मान लिया। तो इसके आगे क्या लगाते हैं हम, स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट। अब ये क्या होते हैं, ये हमने स्मॉल लेटर से लिखे हैं स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट। आप गुणांक लगाते हो ना किसी भी अभिक्रिया को बैलेंस करने के लिए, उन्हीं को बोला जाता है स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट। ओके, जब आप किसी रासायनिक अभिक्रिया को बैलेंस करते हो तो उसमें आप कुछ नंबर्स की गुणा करते हो, तो उसी को क्या बोला जाता है, स्टोक्योमेट्रिक गुणांक। तो जो वेग नियम आता है इस अभिक्रिया के लिए वो क्या आता है कि अभिक्रिया का जो वेग होता है ना वो समानुपाती होता है अभिकारक A की सांद्रता, स्क्वायर ब्रैकेट सांद्रता को शो करता है। तो अभिकारक A की सांद्रता की पावर x और B की सांद्रता की पावर y, ठीक है, इसके मल्टीप्लाई के समानुपाती होता है जो वेग होता है। तो यहाँ पे आप क्या करते हो, समानुपाती का निशान हटाते हो और एक कांस्टेंट लेते हो जिसको बोलते हैं k। ठीक है, तो इस तरीके से आ जाते हो, इसी को आपका वेग नियम बोला जाता है। ओके, तो इस वेग नियम में जो x और y है इनका जो सम होता है उसको क्या बोलते हैं, अभिक्रिया की कोटि बोलते हैं। ठीक है, तो x प्लस वाई को क्या बोलते हैं, अभिक्रिया की कोटि, और इस अभिक्रिया की कोटि को n से दर्शा देते हैं। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आया। अब एक बात और ध्यान रखनी है, जो x और y होते हैं ना ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होते हैं, यानी इनकी जो वैल्यू होती है ना वो एक्सपेरिमेंटली फाइंड की जाती है। ठीक है, जो ध्यान रखना है आपको कि वो x की वैल्यू a के इक्वल हो सकती है और y की वैल्यू b के इक्वल हो सकती है, ये जरूरी नहीं है कि है इक्वल। ठीक है, तो इसका मतलब है x और y जो होते हैं वो कोफिशिएंट जो होते हैं आपके स्टोक्योमेट्री, इनके इक्वल हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते। तो ये है आपका वेग नियम। अगर आपको ये वेग नियम क्लियर हो गया है तो अब आप जो आज डेरिवेशन होगा उसको आप समझ पाओगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो आज का टॉपिक है आपका शून्य कोटि की अभिक्रिया। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया से क्या अर्थ है, ऐसी अभिक्रिया जिसका वेग, ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं, वेग की, अभिकारक की सांद्रता के शून्य घातांक के समानुपाती होता है। क्या बोल रहा है ये, अभिक्रिया का वेग जो होता है वो अभिकारक की सांद्रता, जो अभिकारक की सांद्रता होती है और उसका घातांक कितना होना चाहिए, शून्य, और उसके समानुपाती होता है, तो वो अभिक्रियाएं शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती हैं। बिल्कुल सिंपल सी है। तो इसके लिए हम क्या मान लेंगे, एक अभिक्रिया मान लेंगे जो ये मानी हमने। ठीक है, ये अभिक्रिया क्या है कि R कोई रिएक्टेंट है और वो P प्रोडक्ट में बदल रहा है। तो अब हम करेंगे डेरिवेशन। ठीक है, कुछ बच्चे बायो के भी हो सकते हैं, मैथ्स वाले तो समझ जाएंगे क्योंकि इसमें थोड़ा इंटीग्रेशन वगैरह होगा, तो वो सब आपने पढ़ लिया होगा। तो इसलिए मैं थोड़ा धीरे धीरे सब एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी ताकि हर बच्चे को समझ में आए। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, परिभाषा को पढ़ेंगे, जो परिभाषा कह रही है वैसा करेंगे। ठीक है, तो परिभाषा ने क्या कहा, ऐसी अभिक्रिया, ठीक है, जिसका वेग, बात किसकी हुई है, वेग की, तो हम लिख देंगे वेग अभिकारक की सांद्रता के, अभिकारक की सांद्रता को क्या लिखते हैं, यहाँ पे R है ना, तो मैं R लिखूंगी। R क्या है, अभिकारक, और मैंने कितनी बार बता दिया है, सांद्रता का मतलब स्क्वायर ब्रैकेट, उसका घातांक कितना है, शून्य। ठीक है, तो शून्य घातांक के क्या होता है, समानुपाती। ये क्लियर हुआ, ये कहाँ से आया है, ये डेफिनेशन है ना शून्य कोटि की अभिक्रिया का, उसी से आया है, ऐसी अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारक की सांद्रता के शून्य घातांक के समानुपाती होता है। तो यहाँ पे भी वही किया है, उसी को शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। तो इसका मतलब ये अभिक्रिया हमने किसके लिए लिख दी, शून्य कोटि के लिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसे थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। कैसे, सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, वेग को रिएक्टेंट की टर्म में लिखोगे। रिएक्टेंट की टर्म का मतलब है अभिकारक के पदों में लिखोगे। ठीक है, तो आपको पहले से ही मैंने बताया हुआ है कैसे कैसे करना होता है। तो वेग अभिकारक के पदों में क्या होता है, माइनस का dr/dt। ठीक है, ये कहाँ से आया, ये आपको तब समझ में आएगा जब आप सारे लेक्चर्स को सीरियल से देखते आ रहे हैं। ठीक है, तो मैं इसे एक्सप्लेन कर देती हूँ एक बार कि जो वेग होता है ना इसको अभिकारक और उत्पाद दोनों के पदों में लिखा जा सकता है। अभिकारक के लिए आप क्या लगाते हो, R लगाते हो, ठीक है, और उत्पाद के लिए P लगाते हो। तो यहाँ पे
जब अभिकारक होता है उसके लिए माइनस लगाते हो और उत्पाद के लिए प्लस लगाते हो। क्यों? क्योंकि समय के साथ साथ अभिकारक की सांद्रता घटती है और उत्पाद की बढ़ती है, इसलिए। ठीक है, उसके बाद आपने वेग को लिख लिया है रिएक्टेंट के टर्म में। आप जानते हो इसको हटाएंगे और कांस्टेंट आएगा, तो यहाँ पे और बाकी चीज़ें ऐसी उतार दी। क्या किया है? वेग को अभिकारक के पद में लिख लिया है। यहाँ से समानुपाती का निशान हटा के बराबर का, और बराबर के साथ आता है नियतांक। ठीक है, और r की पावर 0। ओके, तो अब आप जानते होंगे किसी की भी पावर 0 हो, कोई भी हो चाहे वो, ठीक है, तो उसकी पावर 0 का क्या अर्थ होता है? 1। सब बच्चे जानते हैं, मैथ्स का फॉर्मूला होता है कि किसी की भी पावर 0 है तो उसका अर्थ 1 होता है। तो यहाँ पे r की पावर 0 का मान कितना हो गया? 1 हो गया। ठीक है, dt = k। ओके, अब ये आ गया। तो अब आप क्या करोगे? इसको सॉल्व करोगे। सॉल्व करने के लिए क्या करना है आपको? चीज़ों को एक साइड शिफ्ट करना होगा। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी? dr को यहीं रहने दूंगी। ठीक है, किसको? dr को। ये dt किस चीज़ में है? भाग में है। तो जब बराबर होता है बीच में और चीज़ों को बदलते हैं, इधर उधर करते हैं, तो चिन्ह बदल जाते हैं। जैसे जोड़ घटाने में, घटाना जोड़ में, गुणा भाग में और भाग गुणे में। ठीक है, तो ये चीज़ें बदल जाती हैं। अब आपको देखना है dt कहाँ पर है? dt है dr के नीचे, तो dt इधर भाग में है तो दूसरी साइड जाके किस में जाएगा? गुणा में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा k तो ऑलरेडी है और ये dt आ जाएगा। ठीक है, और मैं क्या कर रही हूँ? इस माइनस को भी इधर ही ले जा रही हूँ। ठीक है, तो आपको ऐसा हो सकता है बुक में मैंने इधर r कैपिटल लिया है तो मुझे यहाँ भी r कैपिटल ही लेना चाहिए। ठीक है, इसलिए मैं इसको कैपिटल कर लेती हूँ, आप कैपिटल कर लेना। ठीक है, स्मॉल भी करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब ये एक इक्वेशन आ गई है। अब आपको इसको सॉल्व करना है। जब आप यहाँ तक कर लोगे उसके बाद क्या करना है आपको? समाकलन। ठीक है, तो लिखना है आपको दोनों पक्षों का समाकलन करने पर। तो अब क्या करेंगे? दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे। तो समाकलन जो होता है वो मैथ्स वाले स्टूडेंट को पता होगा क्या होता है, लेकिन बायो वाले बच्चों ने इसका नाम भी नहीं सुना होगा। तो जिस तरीके से बिल्कुल सिंपल वे में मैं बताऊं वो उस तरीके से करना है। ठीक है, तो जो समाकलन होता है इसका चिन्ह होता है ये, इस तरीके से बना देते हैं। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं? एक पक्षीय है, एक पक्षीय है, दोनों का क्या कर रहे हैं? समाकलन कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इसको लिख देते हैं। ध्यान से समझना है, एकदम स्टेप बाय स्टेप समझाया जा रहा है। ठीक है, मैं एक एग्जांपल से बताती हूँ आपको। जैसे हम क्या करते हैं, हमने छोटी क्लासेस में दोनों पक्षों का वर्क करना सीखा था, तो हम क्या करते थे? dr का भी स्क्वायर और इस पूरी टर्म का भी स्क्वायर, यानी होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसी तरीके से जब समाकलन करना है तो इस निशान को लगा देते हैं। ओके, अब इसका मैं थोड़ा सा आपको बताती हूँ क्या होता है कि यदि आपके पास कोई नियतांक है, नियतांक समझते हो? कांस्टेंट, जैसे 2, 3, 4 के भी उसी तरीके से होता है ना, तो वो वाली चीज़ इस समाकलन के बाहर आ जाती है। ठीक है, उस टर्म को आप बाहर निकाल लोगे जो कांस्टेंट होती है, ये रूल होता है। ठीक है, उस कांस्टेंट को बाहर निकालोगे और साथ में प्लस माइनस भी है उसको भी बाहर ही ले लोगे आप। ओके, तो क्या लिख देंगे हम? dr, और माइनस को भी बाहर लेंगे समाकलन से, k को भी बाहर लेंगे और अंदर क्या बचेगा? dt। यानी जो समाकलन होता है ना वो केवल dr और dt का होगा। ठीक है, अब क्या करना है? बिल्कुल मैं उस वे में समझाऊंगी जिससे कि हर स्टूडेंट समझ जाए। आपको कुछ नहीं करना है। जब आपको ऐसी टर्म मिल जाए ना देखने को, इंटीग्रेशन डी के साथ जो भी टर्म लिख रही है, r हो, t हो, x हो, y हो, z भी, कुछ भी, जैसे dr लिखा हुआ है, हो सकता है यहाँ पे dx हो, dy, dz, कुछ भी हो आपका। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे भी। तो जब टर्म ऐसी बन जाए कि इसका निशान हो और डी हो तो आप इनको दोनों को काट देना। ठीक है, ऐसा समझना, ये इससे कैंसिल हो गया तो क्या आ जाएगा? यहाँ पे r, यहाँ पर माइनस का k और t। इतना समझ आया? एक बार फिर से बता देती हूँ। जो dr होता है ना उसका समाकलन होता है r, और जो dt है सेम उसका भी हो जाएगा t। ठीक है, तो t की k में मल्टीप्लाई हो जाएगी। होता है ऐसे, लेकिन आप इसको समझ सकते हो, ये जो समाकलन है इससे d को हमेशा काट देना है। ठीक है, और आपका बचा r माइनस k और ये dt है, इसका मतलब t। ठीक है, कोई दिक्कत हो वीडियो को दोबारा देख लेना, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे एक चीज़ समझनी पड़ेगी, वो ये है जब आप किसी चीज़ का समाकलन करते हो ना तो उसके साथ आपको एक कांस्टेंट जोड़ना पड़ता है। ठीक है, कांस्टेंट आप कुछ भी मान सकते हो। ओके, तो मैंने यहाँ पे समाकलन किया है जिसको इंग्लिश में इंटीग्रेशन बोलते हैं, तो मैं आई कांस्टेंट जोड़ रही हूँ। ओके, तो क्या आ गया है? r बराबर माइनस का kt प्लस आई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन है ना इसको बहुत ध्यान से समझना है। ठीक है, r इक्वल टू माइनस के टी प्लस आई। अब आप क्या करोगे, यहाँ से आप i का वैल्यू निकालोगे। ठीक है, अब i का वैल्यू कैसे निकालोगे वो आपको देखना है। आप इसमें
टी बराबर 0, आर बराबर आर नोट पुट करोगे, ठीक है। तो आप क्या करोगे, एट टी बराबर 0, टाइम कितना है, 0 है जिस टाइम, तो उस टाइम आपका जो आर होता है ना, आर की वैल्यू कितनी होती है, आर नोट होती है। कितनी होती है, आर नोट। ओके, ये आपको याद रखना है। और आर नोट क्या शो करता है कि ये प्रारंभिक सांद्रता है, ठीक है। मैं एक बार फिर से बता देती हूँ। जैसे टी बराबर 0 का अर्थ होता है बिल्कुल शुरुआती टाइम में, ठीक है। तो जब हम कोई भी रिएक्शन स्टार्ट कर रहे हैं उस टाइम अभिकारक की सांद्रता क्या होती है, कंप्लीट जितना अभिकारक है वही तो होती है। तो आर नोट का मतलब होता है प्रारंभिक सांद्रता। तो जब t इक्वल टू 0 होता है, जब अभिक्रिया बिल्कुल शुरू हुई होती है, तो उस टाइम r का जो मान होता है वो r नोट के बराबर होता है। r नोट क्या होता है, आपका अभिकारक की सांद्रता, वो भी प्रारंभिक में, ठीक है। ये r की वैल्यू है और ये किसकी वैल्यू है, t की। तो इनको पुट कर देंगे इसमें, इसको मान लो इक्वेशन 1। तो आप लिख देना समीकरण 1 से क्या देखने को मिलेगा आपको, समीकरण 1 से जब आप r की वैल्यू कितनी रखोगे, r नोट, और t की वैल्यू कितनी रखोगे, 0। तो जब t की वैल्यू 0 रखोगे, 0 में k की मल्टीप्लाई करोगे तो 0, 0 में किसी की मल्टीप्लाई करो 0 आता है, ठीक है। और r की वैल्यू क्या रख दोगे, r नोट। तो i की वैल्यू कितनी आ जाएगी, r नोट आ जाएगी, ठीक है। समीकरण 1 से क्या मिल गया आपको, i इक्वल टू r नोट। अब आपको ये वैल्यू मिल गई। अब इस वैल्यू को आप इसमें दोबारा पुट कर दोगे, ओके। तो जो i का मान है उसको कहाँ पुट करना है, इक्वेशन फर्स्ट में। तो लिख देना है i का मान समीकरण 1 में रखने पर। रखो i का मान समीकरण 1 में, कैसे रखेंगे, i बराबर r नोट है ना, तो r का r ऐसे ही रहेगा, बराबर माइनस का के टी, और प्लस i का मान कितना आ गया, r नोट आ गया, ओके। अब क्या करेंगे, r को एक तरफ शिफ्ट कर लेते हैं, इधर r ऑलरेडी है, ये प्लस का r नोट है, इधर आकर माइनस का r नोट हो जाएगा, और यहाँ पे ये माइनस का के टी ऐसा ही रह जाएगा, ओके। अब यहाँ से आप किसकी वैल्यू निकालोगे, k की वैल्यू निकालोगे, ठीक है। तो किस तरीके से निकालेंगे k की वैल्यू, यहाँ पर k के साथ कौन है, t, तो k को अकेले छोड़ना है ना, तो t गुणा में है, इधर जाके भाग में आ जाएगा, तो k को छोड़ दीजिए आप लोग अकेला, और यहाँ पे कौन है, t है, जो किस में है, गुणा में, नीचे आके किस में आ जाएगा, भाग में, ठीक है। और एक टर्म है आपकी ये बची, तो इसके नीचे भाग में आएगा, लेकिन मैंने अभी इसको नहीं लिखा है। क्यों नहीं लिखा है वो बता देती हूँ, क्योंकि इधर माइनस है ना, मैं इस माइनस को इनके साथ ले जाऊँगी, तो माइनस जब दूसरी साइड जाएगा ना, ये सब सारे चिन्हों को उल्टा कर देगा, यानी जो माइनस था उसका प्लस बना देगा और जो प्लस था उसका माइनस बना देगा। तो जैसे ही मैं इस माइनस को इधर ले जाऊँगी तो ये तो माइनस का आर हो जाएगा और ये प्लस का आर नोट हो जाएगा। तो मैं आर नोट को पहले लिख लेती हूँ प्लस वाली टर्म को, और ये कितना हो जाएगा, माइनस का r, ठीक है। और t अपॉन में आ गया, तो ये क्या आ गया, k क्या होता है आपका, नियतांक होता है ना, इसको बोलते हैं वेग नियतांक, ठीक है। k को क्या बोलते हैं, वेग नियतांक। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक का मान क्या आ गया, r नोट माइनस r अपॉन टी। अब बात आती है इसके मात्रक की, तो आपको मात्रक निकालना आना चाहिए। तो मात्रक कैसे निकालते हैं, हम फॉर्मूले से निकालते हैं, कई बार बता चुकी हूँ। तो देखो कितना आसान है मात्रक को निकालना। यहाँ पर r नोट माइनस r है, ठीक है, यानी सांद्रता में से सांद्रता को घटाया जा रहा है, और सांद्रता का मात्रक क्या होता है, मोल प्रति लीटर। मैं एक बार आपको रफली करके बता रही हूँ, जो सांद्रता होता है ना, इसका मात्रक होता है मोल प्रति लीटर, ठीक है। तो ये प्रति लीटर है ना, यानी भाग में है, तो लीटर ऊपर जाएगा तो लीटर की पावर हो जाती है बच्चा -1, ठीक है। हमेशा याद रखना है, जब कोई चीज़ नीचे होती है ना, उसकी जितनी पावर प्लस के ऊपर जाके माइनस में हो जाएगी। जैसे मैं एक एग्जांपल दूँ, यहाँ पे है 1/2 तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ ना 2 को ऊपर, तो 2 को ले जाऊँगी ऊपर, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 2 की पावर हो जाएगी -3, ठीक है। यानी पावर प्लस में है तो माइनस हो जाएगी, माइनस में है प्लस में, और वो गुणा में चला जाता है, यानी 1 भी है तो 1 2 2, इसलिए मैंने 2 लिख दिया था। चलो मैं एक और एग्जाम्पल बताती हूँ। अगर ये होता 5/2 ठीक है, और 5 को नहीं हटाओगे, यहाँ पे 5 ऐसे ही रहेगा, ये भाग में ऊपर जाके गुणा, पावर माइनस में आ जाएगी। अब है मोल लीटर इन्वर्स, ठीक है, ये समझ में आया कैसे आया, प्रति लीटर था, ऊपर जाके लीटर इन्वर्स। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं सांद्रता के नीचे क्या है, समय, और समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड, है ना। तो मोल लीटर इन्वर्स प्रति सेकंड, या फिर इसको लिख सकते हैं मोल
लीटर इनवर्स सेकंड को भी ऊपर ले जाओ, तो ये आपका क्या होता है, मात्रक होता है। तो लिख देना है, मात्रक को ध्यान में रखना है, पूछ लिया जाता है ऑब्जेक्टिव में। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए क्या मात्रक है, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए क्या मात्रक है, हर कोटि के लिए अलग अलग आता है। और कितनी कोटि पढ़नी है आपको, याद है आपको कुछ, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था आपको कितनी कोटियाँ पढ़नी है, शून्य कोटि, प्रथम कोटि, बस ये पढ़नी है। और भी होती हैं लेकिन आपको जो सिलेबस में वो शून्य, प्रथम और एक और है छदम प्रथम कोटि की अभिक्रिया, वो और पढ़नी है। उसके लिए डेरिवेशन नहीं है, केवल डेरिवेशन आज वाला ये और दूसरा है, ठीक है। तो अब आपने यहाँ से के की वैल्यू निकाली, अगर आप टी की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो टी को इधर ले जाइए और के को अपॉन में ला दीजिए, ठीक है। तो आज का ये लेक्चर था। अगर आपको वीडियो ना समझ में आया हो तो एक बार दोबारा देख लेना और कमेंट में बताना आज का वीडियो कैसा लगा। क्या बायो वाले बच्चों को आज का कॉन्सेप्ट हुआ तो मुझे ज़रूर बताना। और टेलीग्राम का चैनल डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मुझे फॉलो कर लेना, वहाँ आपको PDF मिल जाएगी, वो भी फ्री में। ओके, थैंक यू।